राज्यों का फैसला। हम बात करें हरियाणा और जम्मू कश्मीर की। मैं हूं नगमा, मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में तस्वीर लगभग साफ हो गई है। खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर में लगभग 7 बजे के करीब में वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे बीजेपी हेडक्वार्टर्स से। हरियाणा में बीजेपी इतिहास बनाने जा रही है। 52 सालों के बाद वहां पर कोई सरकार लगातार तीसरी बार सरकार बनाती नजर आ रही है और बीजेपी के सूत्रों ने साफ किया है कि नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। तो ये बड़ी खबर है। ये बात सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि नायब सिंह सैनी, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया हरियाणा का, वो ही मुख्यमंत्री होंगे। आपको याद दिला दें कि बीच में ही नेतृत्व बदला गया था। खट्टर साहब को हटाकर नायब सिंह सैनी को लाया गया था और ये जीत जो है वो नायब सिंह सैनी को एक और बड़ा नेता बनाती है। तो ये उम्मीद है कि अब नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। देश भर में बीजेपी उत्सव मना रही है। ये ब्रेकिंग हम आपको दिखा रहे हैं कि देश के हर ब्लॉक में रात 9 बजे बीजेपी के कार्यकर्ता विजय उत्सव मनाएंगे। पीएम मोदी, जैसा नगमा ने बताया, शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। यहां पर उनका संबोधन होगा और बीजेपी इस समय पूरी तरह से जोश में है, उत्सव के मूड में है, उत्साह एकदम चरम पर है। और इसकी वजह भी है। इसकी वजह यह है कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में वो हुआ है जो आज तक कभी नहीं हुआ। 2 बार लगातार सरकार बनाने का तो रिकॉर्ड वहां पर रहा है। कांग्रेस ने भी बनाई है, बीजेपी ने भी बनाई है, लेकिन तीसरी बार लगातार यहां पर सरकार बीजेपी की बनने जा रही। बात केवल हरियाणा की ही नहीं होगी, बात जम्मू कश्मीर की भी होगी। वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कमाल का प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के साथ गठबंधन उनका था और ये बहुमत के साथ सरकार बनाता दिखाई दे रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया है कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री होंगे। नगमा। और प्रधानमंत्री मोदी शाम के 7 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे और हरियाणा की ऐतिहासिक जीत को लेकर वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हरियाणा में जिस तरह की जीत रही है उसके बाद नायब सिंह सैनी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मनोहर लाल खट्टर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको सुनाते हैं सबसे पहले नायब सिंह सैनी ने आज के इस नतीजे के बाद क्या कहा है। ये जीत ये हरियाणा के किसान की है, ये जीत हरियाणा के गरीब की है, ये जीत हरियाणा की महिलाओं की है और ये जीत हरियाणा के युवाओं की है, जिन्होंने इतना विश्वास व्यक्त किया है मोदी जी की नीतियों में और मोदी जी ने जिस प्रकार से हरियाणा को संभाला है और उनके विकास कार्यों के ऊपर ये डबल इंजन की सरकार के ऊपर तीसरी बार मुहर लगाई है। ये ऐतिहासिक है। लगातार एक झूठ बोलने का, भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। जनता ने कांग्रेस की बात को नकारा, भारतीय जनता पार्टी की बात को उन्होंने सराहा, स्वीकार किया और मैं समझता हूं कि एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। तो मनोहर लाल खट्टर को भी आप सुन रहे थे। जीत से उत्साहित बीजेपी के तमाम नेता और इस बीच कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने लगातार आ रही है अलग अलग नेताओं के जरिए से। कुमारी शैलजा ने क्या कहा है ये आपको दिखाते हैं। निराशाजनक है नतीजे। हम सुबह तक हमें पूरी उम्मीद थी, हमारे सभी वर्कर बहुत निराश हैं क्योंकि इन्होंने जो 10 साल सहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, इन्होंने खून पसीना बहाया है। आज जब ऐसा नतीजा आता है तो निराश हो जाते हैं सब। निराशाजनक बात है ये, लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। हमारे साथ इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़े हैं, रवीश रंजन शुक्ला और प्रशांत हैं कांग्रेस मुख्यालय में। इस वक्त कांग्रेस जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। आपको सुनाएंगे कि कांग्रेस में अब आत्ममंथन का दौर चलेगा और हार के कारणों पर बात होगी। सुनते हैं जयराम रमेश को। And as I said till yesterday, various attempts were being made to ensure that
the majority will not come to the INC-NC coalition, but the people of Jammu and Kashmir have given a very clear mandate for this coalition government. Thank you. सर मेरा सवाल सर आपको नहीं लगता कि आप ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोalition को मैंडेट मिला, लेकिन 38 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 6 जीत पाई है, 6 पे ही आगे चल रही है, आप लोगों के खाते में उतनी ही आई, वहां पर एज ए पार्टी आप लोगों को नुकसान हुआ है और आपके जो कोलिशन पार्टनर्स हैं शिवसेना की तरफ से जो उनकी सांसद है उन्होंने कहा जहां पर भी कांग्रेस की बीजेपी से सीधी लड़ाई होती है वहां पर कांग्रेस उनको नहीं हरा पाती, अलायंस के साथ ही हरा पाती है। और हरियाणा में आपको लगता नहीं कि इन फाइटिंग का नुकसान हुआ? 16 आपके सिटिंग विधायक जो है वो चुनाव हारे हैं, उस पर क्या कहेंगे? और 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत हमारे साथ हैं जो कि कांग्रेस मुख्यालय में ही मौजूद हैं, इसके अलावा हमारे साथ रवीश रहेंगे ज़्यादा बातचीत के लिए। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे रवीश का। रवीश, शाम 6 बजे जेपी नड्डा आने वाले हैं, उसके बाद पीएम के आगमन का कार्यक्रम है, क्या तैयारियां वहां पर इस समय हैं और वहां की तस्वीरें भी दिखाइए कि किस तरीके से पार्टी मुख्यालय में क्या हलचल है। देखिए अनंत, बीजेपी मुख्यालय की बात करें तो दोपहर के बाद से जैसे सियासी तस्वीर हरियाणा की बदली है और तीसरी बार सत्ता में काबिज हुई है बीजेपी, उसी के बाद से यहाँ पर जश्न का माहौल है। ये आप देख सकते हैं बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर है। तमाम सारे जो नेता हैं हरियाणा के और दिल्ली के आसपास के वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और शाम को तकरीबन 7:30 बजे यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आएंगे और संबोधित करेंगे। उससे पहले 6 बजे के आसपास में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो यहाँ पर आएंगे। आज सुबह भी आपने देखा कि बीजेपी के भीतर तमाम सारी सियासी हलचल है, महासचिवों की बैठक हुई है, जो मनोहर लाल खट्टर हैं उनके घर पर धर्मेंद्र प्रधान की एक बैठक हुई है जो कि प्रभारी हैं हरियाणा चुनाव के। तो ये सारी सियासी हलचल के बीच में एक बीजेपी के लिए एक बड़ी खबर है, राहत की खबर है, क्योंकि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी ये मान बैठा था 9 बजे तक कि हरियाणा में उस तरीके से शायद उनको जीत न मिले, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से जीत मिली है फिर जो है वो दोपहर में ये कार्यक्रम तैयार किया गया है कि चूंकि हर जीत के बाद में प्रधानमंत्री आते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, उनका मोराल बढ़ाते हैं, तो उसी क्रम में आज यहाँ बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री आएंगे और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 30 से 40 मिनट जो है वो उनका संबोधन अपने कार्यकर्ताओं के लिए होगा। लेकिन ये एक बड़ी रणनीतिक बीजेपी की जीत है, क्योंकि तीसरी बार इस तरीके से जीत हासिल करना हरियाणा में एक बड़ी बात कही जा रही है और उसके पीछे निश्चित तौर पर नायब सिंह सैनी का एक चेहरा है, उनकी विनम्रता है। उन्होंने तमाम सारे अपने जो विरोधी और नाराज कार्यकर्ता हैं उनके घरों पर गए, उनको मनाने की कोशिश किया। यही वजह है कि आप देखिए कांग्रेस ने अपने 14 बागियों को निष्कासित किया था, जबकि बीजेपी ने अपने महज 8 बागियों को निष्कासित किया। तो इसी का नतीजा है कि एक मिलकर जो है ये पार्टी चुनाव लड़ी है, एक आक्रामक चुनाव प्रचार किया गया है। और सबसे बड़ी बात रही कि जो बिना खर्ची बिना पर्ची की योजना की सबसे ज्यादा चर्चा हरियाणा के अंदर रही है, क्योंकि हरियाणा के तमाम सारे गाँव में मैं गया हूँ, वहाँ पर एक ही बात की चर्चा थी कि इस बार बिना पैसे बिना कोई सिफारिश के जो है वो नौकरियां मिली हैं। और इसके बाद महिलाओं को जो 2100 रुपया बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में देने का संकल्प किया था, उसको लेकर भी एक काफ़ी जो सकारात्मक छवि है वो बीजेपी की 7 से 10 दिनों के भीतर बनी है और इसी का नतीजा रहा कि बीजेपी को ये एक बड़ी कामयाबी हरियाणा में हासिल हुई है। जी रवीश, तो बीजेपी जीती है, शानदार जीत है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो उसने सही की, बहुत सारी पॉलिसीज़ की चर्चा हो रही है जिसकी वजह से जीत हासिल हुई है। कुछ इसमें कास्ट फैक्टर्स भी बताए जा रहे हैं, जिस तरह से पोलराइज हुए नॉन जाट वोट्स। हम आप कांग्रेस चलते हैं, कांग्रेस मुख्यालय जहां पर सुबह में पहले ही मिठाई बंट गई थी, लेकिन उसके बाद मूड वहां पर बदल गया। प्रशांत वहां मौजूद हैं और अब हमने सुना कुछ देर पहले जयराम रमेश को, वो कश्मीर के जीत पे भी बात कर रहे थे कि वहां पर गठबंधन को जीत मिली है, लेकिन वहां पर भी ये जीत ज़्यादा एनसी की है, कांग्रेस को सीटों का नुकसान हुआ है। और हरियाणा में तो उनके प्रदर्शन को लेकर चर्चा हो ही रही है कि जितनी उम्मीद थी, ना हवा रही, ना आंधी, ना सुनामी की तो बात दूर की है। पर प्रशांत, वहां पर इस वक्त क्या कह रहे हैं? कार्यकर्ता होंगे, मायूस है नेता? कुमारी शैलजा को सुना हमने। नहीं, कार्यकर्ता बहुत मायूस है।
ये राजनीति का खेल देखिए कि सुबह में जब हम लोग सुबह में जब आए थे कांग्रेस दफ्तर, उस वक्त रवीश बीजेपी दफ्तर में थे और कांग्रेस दफ्तर में उस समय ढोल नगाड़े बज रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी, नारे लगाए जा रहे थे, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी और उस समय रवीश के तरफ से जो तस्वीरें आ रही थी वो बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था बीजेपी में। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा आपने देखा किस तरह से पूरा रंग ही बदल गया राजनीति का और बीजेपी हरियाणा में चुनाव कांग्रेस को तीसरी बार लगातार हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस में बहुत ज़्यादा मायूसी है, आप समझ सकती हैं। जम्मू कश्मीर से अलग हरियाणा से काफ़ी उम्मीदें थी पार्टी को और पार्टी को ऐसा लगता था कि 2 बार से बीजेपी वहाँ सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर होगा ही, बाकी जवान, पहलवान, किसान, ये तीनों लगातार मामले उठा रही थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन जैसा रवीश बता रहे थे, 2-3 बड़े मुद्दे जो कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि बीजेपी के पक्ष में गई, वो सबसे पहली बात जो बिन खर्ची बिन पर वो कांग्रेस के भी नेता अंदर खाने ये कह रहे हैं कि उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। दूसरा जो भूपिंदर सिंह हुड्डा को ऐसा लगा मुख्यमंत्री बन गए तो जाट बनाम नॉन जाट का जो एक नैरेटिव सेट हुआ उससे पार्टी उभर नहीं पाई और उसी में जब कुमारी शैलजा नाराज हो गई तो उसने उसमें आग में घी करने का काम किया। जो तमाम फैक्टर्स की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ भी मेहमान और वरिष्ठ पत्रकार और एनालिस्ट मौजूद हैं, बीजेपी के नेता भी यहाँ पर हैं। मुकेश केजरीवाल, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी। आपकी एनालिसिस, आपको अंदाजा था ज्यादातर जर्नलिस्ट जो हैं वो फेल कर गए अपनी एनालिसिस में, एग्जिट पोल्स फेल कर गए, पर जो अभी ये खर्ची पर्ची की बात हो रही है कि ये बड़ा काम की एक ये स्कीम है, कांग्रेस की वो नैरेटिव जो है जवान किसान पहलवान वाली, वो बिल्कुल काम नहीं की। वो जो नेगेटिव प्रचार बीजेपी कह रही है कि वो कर रहे थे, तो ये खर्ची पर्ची को लेकर कितना ग्राउंड पर असर दिखा है? नहीं, मैं भी नाकाम रहा, पूरी तरह से नाकाम रहा, क्योंकि मेरा मानना था कि अच्छा बहुमत मिलने जा रहा। उसकी वजह ये थी कि मेरा असेसमेंट था कि दलित वोट, जाट पूरी तरह से, और मुझे लगता है कि वो मामले में तो वो पहलू तो स्पष्ट है कि जाट वोट कंसोलिडेट होके कांग्रेस को मिले जी। लेकिन उसके साथ मेरा मानना था, जो कि ग्राउंड से मुझे इनपुट मिल रहे थे, कि दलित वोट जो दूसरा सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ा समाज है, और वो दोनों मिल जाते हैं तब कोई लिमिट नहीं रह जाती है, तब कितनी भी सीटें मिल जाती हैं। मैं बहुत ही मोडेस्टी के साथ कह रहा था कि हो सकता है 60 पहुंचे। अगर वो दोनों मिल जाते तो बहुत ज्यादा हो जाती, जो कि मेरी रिपोर्ट बिल्कुल गलत थी। दलित उनके साथ नहीं एकजुट हुए, बल्कि दलितों को वो एक पीड़ित रहे हैं, तो उसमें उनको हमेशा से खतरा रहता है जाट से। और मुझे ऐसा लग रहा था 10 साल से सत्ता से बाहर रहना जाट का, फिर एक विक्टिम की तरह वो अपने आप को पेश कर रहे थे कि हमारी लड़कियों के साथ, हमारी छोरियों के साथ ऐसा हुआ, और वो एक प्रतीक बन गया था सरकार के विरोध का कि जंतर मंतर पर घसीटा जाना। और इतने बड़े आरोप लगने के बाद भाजपा के इतने बड़े नेता के पे आरोप लगा, कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके समर्थक फिर से क्यों? तो आपको लग रहा है कि वो गुस्सा उन्होंने लोकसभा चुनाव में निकाल दिया और अब तक वो गुस्सा शांत हो गया था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो गुस्सा शांत हुआ, लेकिन इसके अलावा वहां पे कास्ट फैक्टर काम कर रहा है। साथ में मुझे लगता है कि कुछ मोदी मैजिक ने भी काम किया। मुझे लगता है कि ये खट्टर से जो 9-9.5 साल का लोगों में गुस्सा था, उस तरह का वो इतनी जल्दी दूर होने वाला नहीं था, न सीएम बदल देने से। अभी तो ये बहुत स्थापित, हाँ, जो बात आप लोग कह रहे थे, कह रहे हैं ये नायब सिंह सैनी का कमाल नहीं है, थोड़ा सा उसका योगदान है कि जो इंटरनल खट्टर जी का चेहरा बदलने से फर्क पड़ा हो, थोड़ा सा अपने संगठन को साथ ले पाए, लेकिन जनता में इतनी जल्दी कोई मैसेज नहीं गया। और दूसरा कि उनको इस तरह जो सामाजिक वर्ग हैं उनका साथ उस तरह से उनकी वजह से नहीं मिला। रोहन जी हमारे साथ हैं, आप ही बता दीजिए, बीजेपी से हैं अनंत, ये तो आप ही बता दीजिए कि आप लोगों को अंदाजा था कल रात तक इतनी सीटें आ जाएंगी? पूरा चमत्कार है आपके लिए या एक्सपेक्टेड था? देखिए, वॉर रूम की पूरी जिम्मेदारी मेरे पास थी और करीब 1.5 महीने से मैं हरियाणा ही था। 2-3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक मैसेज जो है कि बीजेपी का कार्यकर्ता चुनाव के दिन शाम को 6 बजे तक चुनाव लड़ता है। मुझे नहीं मालूम एग्जिट पोल कहाँ से 6:01 पे आ जाता है। जब चुनाव 6 बजे खत्म होता है, कौन से बूथ पे क्या वोट हुआ वो अगर मालूम नहीं तो कैसे एग्जिट पोल होगा? तो एक तो मुझे लगता है एग्जिट पोल की बहुत बड़ी हार है। दूसरी चीज पोल की हार है, लेकिन जमीन पे भी जो लोग जा रहे थे वहां कांग्रेस की एक हाई डेसिबल कैंपेन था, आपके लोग बड़े क्वाइट थे, इस बार शांत थे। दो चीजें हुई। लोकसभा के बाद एक मैसेज दिया गया कि जो संविधान के नाम पे कांग्रेस पार्टी ने जो कैंपेन किया, 5 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती, तो ये चुनाव जीत गए। एक ओवर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास नंबर 1, और दूसरा अहंकार। जो शैलजा जी वाला मुद्दा था, देखिए शैलजा जी प्रतीक थी, पर जो दलित समाज ने संविधान के नाम पे कांग्रेस को वोट दिया, उसको लगा कि अगर इतनी बड़ी नेता के साथ में ये हो सकता है
तो हमारे साथ क्या होगा? जैसे उन्होंने कहा कि भी पीड़ित वाला मामला, एक जो आप इतिहास देखेंगे 10 साल कांग्रेस के पहले, फैक्टर हो गए, तो लेकिन एक जंगल राज की जो बात थी दलित समाज के खिलाफ, कैसे गोहाना कांड, मिर्ची कांड, काफी लोगों को वो चीजें याद आ गई। नंबर ये 1। तो कांग्रेस के फैक्टर दूसरी एक चीज, सवाल मेरा और था जी। आपसे, आपने ऐसा क्या किया वही मैं कि बोलता आप जनता को आकर्षित कर पाए? देखिए 10 साल कोई भी सरकार होगी, किसी भी पार्टी की सरकार, एंटी इनकम्बेंसी होना लाजमी है। उसको काउंटर करने के लिए जब सीएम को चेंज किया गया, आपने देखा होगा कि भाई किसी भी आदमी को चेंज किया जाता है तो इश्यू होंगे, बट वो कभी बाहर नहीं आए, जनता को ही देखा। बीजेपी वॉज अ यूनाइटेड हाउस, छोटी मोटी चीजें होती रहती बागी तो आपके भी और मैं यही कह रहा हूं कि बागी होना और मैनेज करना दोनों में फर्क है। ये अहंकार नहीं था कि यार चलो ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो बहुत बड़ी कांग्रेस की गलती हुई कि यार शैलजा स्टेटमेंट देते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने लास्ट इंटरव्यू में कहा कि मैं लास्ट बार कब मिली मुझे मालूम नहीं है। अगर हुड्डा जी चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए तो सबको मिला के रखना। उन्होंने आज भी कहा कि तालमेल की कमी है। मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूं, बीच में दीपक झा हमारे साथ हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। दीपक जी, आप इस पर बेहतर जवाब दे पाएंगे। अहंकार था, कुमारी शैलजा को कंसिडर ही नहीं किया गया, वो एक प्रतीक थी, और ये चीज जो है, और भी बहुत फैक्टर्स होंगे पर ये गलती थी। देखिए नगमा जी, सबसे बड़ी बात है जो अहंकार की बात कर रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि जब लोकतंत्र में कोई राज्य या कोई लोग चुनाव जीतते हैं तो सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो आपने देखा कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में किस तरीके से भाजपा ने लोकतंत्र में चुनाव जीता, लेकिन मुख्यमंत्री किस तरीके से एक तानाशाह ने अपने मनपसंद का चुना। जो खर्ची पर्ची की बात करते थे, पर दीपक जी कुमारी शैलजा के मुद्दे पर अभी आ जाए जो उन्होंने कहा, आपको उस पर क्या लगता? वो एक प्रतीक थी, वो अभी भी कह रही है कि तालमेल की कमी थी। उन्होंने आखिरी में भी इंटरव्यू में ये कहा कि मुझे तो मिलने का मौका नहीं मिलता। तो उनका जो डिस्कंटेंट, उनका जो असंतोष था वो जाहिर था और कांग्रेस उसे मैनेज नहीं कर पाई। और वो ये भी कह रही हैं कि कामकाज के तौर तरीकों पर गौर करना होगा पार्टी को। दीपक जी, देखिए सारी बातें सबकी सही हैं, लेकिन अभी हाँ बिल्कुल, लेकिन ये जो खर्ची और पर्ची की बात करें, भाजपा प्रवक्ता यहाँ पे बैठ गए तो इनको हमें बताने की जरूरत नहीं कि कल तक ये सारे चुनाव अगर कांग्रेस पार्टी हारती थी तो ये बैठ के कांग्रेस की बातें करते थे और बीजेपी में कमियां ढूंढने की बात करते थे। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। बात यह कि शैलजा जी ने क्या कहा। शैलजा जी ने कहा कि मैं मरते दम तक कांग्रेसी हूं, कांग्रेस के तिरंगे में मेरा शरीर जाएगा। इसका मतलब है कि मैं अंतिम क्षणों तक कांग्रेस के साथ हूं। तो पार्टी के बीच, पार्टी में आपस में एक दूसरे के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन मुद्दों पे हमारा कोई मतभेद नहीं है। भाजपा के अंदर मतभेद भी है, मुद्दों के अंदर भी मतभेद है। आते हैं दीपक जी आपके पास। 2 खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। जगदीप सिंह संधू हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा अली फयाज हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं जगदीप सिंह संधू का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। वो कौन सा चुंबक काम कर गया बीजेपी के लिए, जो जातियों के कंसोलिडेशन की बात कही जा रही है कि जाट वर्सेस जो अदर जातियां वो कंसोलिडेट हो गई, दलित भी आ गया, जाटलैंड में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया। तो वो कौन सा चुंबक था कि बीजेपी संतुलन बनाने में कामयाब हुई, आकर्षित करने में कामयाब हुई? मुझे लगता है कि अभी जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, लाभार्थी जो लाभ देती हैं समाज के जो कमजोर वर्ग है, एक तो उनका समर्थन मिला है भारतीय जनता पार्टी को। दूसरा जो इन्होंने वायदे किए हैं अभी रोजगार देने के, वो एक ऐसा फैक्टर है जो इस चुनाव में काम किया है। और उसके अलावा जो कांग्रेस की अपनी गलतियां हैं उनकी वजह से ये भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ है। जिस प्रकार से लोगों में लग रहा था कि आक्रोश है और जो शोर हो रहा था, उस शोर के समानांतर जो लोग शांत थे, जिन्होंने अपने आप को व्यक्त नहीं किया था, शायद वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अब की बार आते हैं जगदीप जी आपके पास। संजय जी का यहाँ पे मैं रुख करना चाहूंगा। संजय जी, मेरा सवाल यहाँ पर आपसे ये है कि हमने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान खासकर कांग्रेस ने जातियों के प्लैंक को बहुत करीने से खेला, आरक्षण के मुद्दे को लेकर, जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर। लेकिन जब हरियाणा की बात आती है, ये मुद्दे उस तरीके से तो नहीं उठे, लेकिन जातियों का जो बैलेंस बनाने वाली बात होती है, वो आपको लगा कि कांग्रेस उसमें कहीं ना कहीं चूक हो गई, उससे वो उस तरीके से अच्छा किया, जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। 2 जगह चुनाव हो रहे थे, जम्मू और कश्मीर में और हरियाणा में। कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में मतलब ये इशू नहीं है, देश भर के लिए इशू है, वहाँ इशू क्यों नहीं है? अगर कांग्रेस उस बात का जवाब देगी कि राहुल गांधी ने वहाँ जाति जनगणना का मुद्दा क्यों नहीं उठाया, तो उससे ज़्यादा बड़ा सेल्फ गोल नहीं होगा। और मेरे ख्याल में बीजेपी ने भी उनसे ये सवाल नहीं पूछा ज़्यादा। तो
उस पर काफ़ी मुश्किल होती। दूसरा चीज़ है कि आप एक जब लगता है ना कि ये रिकॉर्ड चल पड़ा है तो इतना मत चलाइए कि रिकॉर्ड फंस जाए, दूसरी समस्या ये होती है। तीसरा एक कॉम्प्लेसेंसी वाली बात है। और केजरीवाल साहब को मैं ध्यान से सुन रहा था, केजरीवाल साहब कुछ बात कह रहे थे कि बेटियों के प्रति अत्याचार का मुद्दा, किसानों का वो मुद्दा, किसान आंदोलन जब चला, जहाँ चला उसके आसपास के गांव, अड़ोस पड़ोस, उस रास्ते से गुजरने वाले लोग का भी जरा विचार सुन लेना चाहिए। वो एक कम्युनिटी सेंट्रिक आंदोलन था। इसमें भी मतलब उसको जिस तरह से कहा गया, और सेम इको चेम्बर कैकोफनी आपने इतना तेज कर दिया और सेम इको चेम्बर में आकर के घूमता रहा, जिसके कारण वो कह रहे हैं कि मॉडेस्ट होकर के हमने प्रेडिक्शन 60 का किया था। मॉडेस्ट नहीं, मॉडेस्ट होते तो मतलब 80 पहुंच जाता। तो आप देखिए इस तरह से अगर आप चुनाव का वो करेंगे, और ये मतलब मैं इनका एज एनालिस्ट या इनका जो भी विवरण है उस पर नहीं जा रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर वो थॉट समाहित हो गया था। लोकसभा चुनाव के बाद हम चुनाव जीत गए, हम ये मुख्यमंत्री होंगे, पिताजी होंगे कि बेटे होंगे, कि पिताजी सेटल कर देंगे, कि कुमारी शैलजा वहाँ मतलब अलग वो जो कह रहे हैं प्रतीक चिन्ह कुमारी शैलजा हो गई दलित उसके। तो आप यूपी से कोई उठ करके जो यूपी में नेता फेल कर गए उनको वहां ला करके ये कहा जा रहा है। आपने जो बात बोली यहीं से मैं एक सवाल दूसरा एक चीज और है, बीजेपी जो शोर मचाती थी, जिसकी वो मास्टर थी बीजेपी, कई बार मैंने देखा है कि बीजेपी इधर दूसरे के शोर से कई बार घबरा करके कई लोगों को पूछती है। यूपी का पिछला चुनाव सपा और उनका इतना शोर था कि बिल्कुल आ रहे हैं कि वहां लगा कि ऐसा गुजरात में भी एक बार हुआ था 2007 में, और अभी हरियाणा के केस में, छत्तीसगढ़ में इसी तरह की एक सिचुएशन क्रिएट हुई। मैं नंदगोपाल जी के यहाँ पे रुक करना चाहूँगा। अभी बात हो रही थी हाई डेसिबल चुनाव प्रचार की। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस चुनाव को अगर हम देखें तो इस चुनाव का टोन सेट किसने किया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया या कांग्रेस पार्टी ने किया? चुनाव पूरी तरीके से कांग्रेस हुड्डा साहब पे छोड़ चुकी थी, उसी का नुकसान कांग्रेस ने अभी भोगा है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हुड्डा साहब 3 जिलों तक सीमित रहे, चाहे उसमें जज्जर, रोहतक और सोनीपत। आप जितने भी इवन आपके चैनल ने भी शो किए हैं, और उसमें लोगों ने जो जाट बहुल गांव हैं उन गांवों में भी जाके बेशक लोग कह रहे थे कि हम हुड्डा साहब को वोट देंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं 40-50 लोग जिनको सरकारी नौकरियां मिली हैं, वो लोग, उनके परिवार के लोग बीजेपी को वोट देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी का जो 10 साल का शासन रहा है, उससे पहले जो सरकारें थी, पूर्ववर्ती जो भी सरकारें थी, चाहे किसी की भी रही हो, उसमें विशेषकर राजनीतिक रूप से या आर्थिक रूप से नौकरियां दी गई थी। उस भय से, उस डर से, एक तो सामाजिक समरसता नहीं थी क्योंकि दलित डरा हुआ था, ओबीसी डरा हुआ था, जो दूसरे समाज है जाट समाज से। लेकिन जो सबसे बड़ा डर था, लोगों को अपने रोजगार की चिंता थी कि नौकरियां उसी तरह बांटी जाएंगी, इस डर से। भले ही कांग्रेस विक्टिम कार्ड प्ले कर रही थी जाटों के नाम पर, चाहे किसान को आगे करके, चाहे पहलवान को आगे करके, चाहे जवान को आगे करके, लेकिन जो अदर जातियां हैं वो उसे डोमिनेंट ही मानती थी। नेचुरली कोई भी कास्ट है, चाहे इवन ओबीसी कास्ट है। जैसे मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा, जो खट्टर साहब जिस समाज से आते हैं वो एक फॉरवर्ड कम्युनिटी है, पंजाबी समाज जितना भी है, लेकिन जो सैनी साहब को इंट्रोड्यूस किया है, मोदी साहब की अपनी इमेज और मोदी साहब का अपना नाम, उनका काम, उसके साथ उनकी स्ट्रेटजी जो है वो एक्सीलेंट है। सैनी साहब के आने से 4% सैनी है, 5% गुर्जर हैं, 8% यादव हैं, और बहुत सी जो ओबीसी कम्युनिटीज हैं उन्हें लगा कि एक ओबीसी मुख्यमंत्री पहली बार हरियाणा में फर्स्ट टाइम आप कह रहे थे कि वो 22 या 24% जो एससी हैं वो भी इस बार बीजेपी के साथ रहे, बीजेपी उनको साथ लाने में कामयाब रही। और जो हाई डेसिबल कैंपेन की बात हो रही है, तो जाटों का कैंपेन बहुत, आप के मुकेश जी इस पर कुछ जोड़ना चाह रहे थे? मैं सबसे पहले तो ये कह दूं कि जैसे कह रहे, चूंकि इन्होंने नाम लेके कहा मुझे, देखिए 60 सीट, और मैं मोडेस्ट होके कह रहा हूँ या जैसे भी कह रहा हूँ, क्या मैं अकेला मैंने कहा? आप जिन चैनलों पे गए होंगे, जिन चैनलों पे आपने अपनी बात रखी होगी, जुड़े रहे होंगे, जिन प्रकाशनों में आपने काम किया होगा, उन सब ने कहा। तो आप, चूंकि मैं यहाँ बैठा हूँ और मैंने अपनी पहले कहा कि मेरा आकलन गलत साबित हुआ। ये इंडियन एक्सप्रेस है कल का, इसमें नीरजा चौधरी ने लिखा है कि अगर आपको बीजेपी से सिंपैथी हो तो उसमें लिखा है कि बीजेपी के इंटरनल पोल में, इंडियन एक्सप्रेस की कंसल्टिंग एडिटर है, कल ही का है, इसमें लिखा है
इंडियन एक्सप्रेस में छपा हो, उनकी कंसल्टिंग एडिटर ने लिखा है कि बीजेपी के इंटरनल पोल ने 60 दिए थे। अब बताइए मुझे, आप बगल में बैठा हूं तो ये कुछ सही भी कह है। दीजिए। और नीरजा जी से भी हम सुबह बात कर रहे थे, नीरजा जी से भी बात कर मैं रहे ये कह रहा हूं, थे। मैंने कहा कि मेरा आकलन था, उसकी एक वजह थी। पर आपको अगर दुख मुकेश जी, एक मिनट में रोक रही हूँ आपको। नीरजा जी से भी सुबह हमने बात की, उन्होंने भी यही कहा कि मैं भी बहुत सरप्राइज्ड हूँ। सरप्राइज सभी लोग थे, सभी के आकलन गलत हैं, बल्कि नहीं, आप पे नहीं। एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूं, मैंने कहा मेरे कहने का कारण क्या था, वजह क्या थी। मैं किसी से भावनात्मक, बल्कि जो भावनात्मक मत होइए।